हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर प्यारे मेरे बच्चों। 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 इंटरफियरेंस कंप्लीट कर दिया। इंटरफियरेंस के लिए आपको कंडीशंस भी सिखा दी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, राइट। अभी थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। याद करते रहना है। चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नया मतलब इसमें कुछ है नहीं ऐसा कि जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म जैसा कुछ बहुत हार्ड वर्क करना पड़े। ये सब चैप्टर इजी गोइंग है, थ्योरी बेस्ड है। तो जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे, जितने डायग्राम, वो सब आपको इजी बना के रख देगा। चलिए हम लोग हमारे काम में आगे बढ़ते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 10.1। सो एग्जाम्पल नंबर 10.1 क्या है देखते हैं। चलिए, what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium line at 589.0 nanometer is observed 589.6 nanometer। मतलब आपको दो वेवलेंथ दे दी है। नंबर 1 लैम्बडा 1 दैट इज इक्वल टू 589 nanometer, lambda 2 that is equal to 589.6 nanometer, right? Now, as you know that speed of light that is c is equal to lambda into nu। अभी मैं ऐसा लिखूं डेल्टा c by c, चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 11 एरर वाला है ना। So it is equal to delta, you can say lambda divided by lambda plus delta nu divided by nu आना चाहिए आपको। But you know, but c is constant, therefore delta c is equal to 0. So therefore you can say 0 is equal to delta lambda upon lambda is equal to plus delta nu divided by nu, है ना। So therefore this delta nu upon nu is equal to delta lambda divided by lambda। take a positive value, क्योंकि ये इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, माइनस नहीं लिया इसीलिए। अरे यार न्यू लिखना था यहां, राइट। But according to the formula delta nu upon nu that you know it is equal to minus, you have a formula v square, v not square, radial divided by c, ऐसा फॉर्मूला है माइनस। अगर आपने माइनस रखा होता तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप ये निकाल दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है कि नहीं। So therefore ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। So you can say v radial upon c is equal to delta lambda upon lambda। Therefore we want to find out this speed radial, it is equal to delta lambda upon lambda into c। अभी प्यारे बच्चों ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा। So this delta lambda it is equal to, ये ज्यादा है ये कम है, 0.6 नैनोमीटर, 0.6 10 to the power minus 9 मीटर नैनोमीटर है इसी। तो यहां पर मैं लिख दूं 0.6 10 raised to minus 9 into c 3 into 10 raised to 8 डिवाइड बाय लैम्बडा, ये वैल्यू 589, अभी into 10 raised to minus 9, ये कैंसिल करना है। 3 into 6, so you can say this is 1.8 10 to the power 8 डिवाइड बाय 589। आपका आंसर आएगा यहां पर कुछ और वो होगा स्पीड का आंसर, एंड दैट इज विद द यूनिट मीटर पर सेकेंड। अगर गैलेक्सी इतनी स्पीड से मूव होती है तो ये लाइट इतनी चेंज होके आपको दिखेगी। दैट्स इट, लिखा है नीचे देखो ना। Therefore the galaxy is moving away from us, that's why the wavelength is increasing। if it is towards us then wavelength gets decrease, है ना, जल्दी आएगी और वेवलेंथ को जगह कम मिलेगी, दूर जाएगी लेस
टाइम में आएगा तब टाइम ज्यादा लगेगा और स्पेस भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। सो दैट्स ऑल। ओके, आपको किलोमीटर पर सेकेंड में भी कैलकुलेट करके दिया है, तो वो भी थोड़ा आप कर लेना, है ना। यस, 10.2 एग्जाम्पल नंबर, इट इज ऑन पेज नंबर 359। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये थियोरी वाले सम्स करने, बच्चों ये क्यों आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? टेक्स्ट बुक के 2 पेज के बीच का सब कुछ करना पड़ता है आपको, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड सभी बातें कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो थोड़ा कंसंट्रेशन एमसीक्यू के ऊपर करना है, क्योंकि थियोरी तो सबको आती है, सब सभी कर सकते हैं, लेकिन जहां आप अटक जाते हो, जहां पे सोचना बंद हो जाता है, वो है आपके एमसीक्यूज, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.2 से फर्स्ट वन, नंबर 1 क्या पूछा है देख लेते। When the monochromatic light, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसकी वेवलेंथ सिंगल एक ही होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। जैसे येलो लाइट मोनोक्रोमेटिक है, रेड मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ग्रीन मोनोक्रोमेटिक नहीं है, राइट। ओके, monochromatic light is incident on the surface separating two media. The reflected and refracted light both have the same frequency as the incident frequency. Explain why. समझना है। रिफ्लेक्शन का मतलब आपको पता है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो लाइट इज इंसिडेंट एंड इट्स जस्ट यू कैन से रिफ्लेक्टेड बाय दिस एंड दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन टू इट। और यहां पर सेपरेटिंग सरफेस है मीडियम 1, मीडियम 2, ये नॉर्मल, यहां से रे आया इंसिडेंट, और अगर ये डेंसर होता N2 इज ग्रेटर देन N1 तो ये थोड़ा अंदर जाएगा। ऑल क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी यहां पर f है, न्यू है, तो इसकी भी न्यू होगी, यहां पर न्यू है तो इसकी भी न्यू फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों? सो द रीजन इज दैट व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस or separating surface, right, then the molecules or the particles of all this are oscillating with the same frequency, and they are again producing the light with the same frequency. मतलब यहां पर लिया और दे दिया, ऐसा हो जाता है। आ रही है बात समझ में? So the surface on which the light is incident, the molecules or the particles are oscillating with the same frequency, and they are also emitting the light with the same frequency. That's why the things gets happen. देखिए रीजन में क्या लिखा है यहां पर, reflection and refraction arise through interaction of the incident light with the atomic constituents of the matter. Atoms may be viewed as oscillators, which takes up frequency of the external agency, that is the light, causing the forced oscillations. The frequency of light emitted by charged oscillator equals its frequency of the oscillations. मतलब लेनी और देनी frequency same है. Thus the frequency of the scattered light equals the frequency of the incident light. That's it. हो गई बात खत्म। Second question, B में क्या पूछा हुआ है? बी में पूछा है बच्चों, when the light travels from a rarer to the denser medium, light travels from the rarer to the denser medium, the speed decreases. Does the reduction in speed imply reduction of the energy carried by the light wave? No. Why? You know that the energy, or you can say intensity, both are directly proportional to the square of the amplitude of the oscillations. यहां पे वेवलेंथ डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट इट इज नॉट चेंज। दैट मीन्स इसके लिए एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधा आंसर, नो। एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपगेशन। क्लियर? ये एमसीक्यू बन जाएगा, 2 एमसीक्यू कम से कम इसके ऊपर से बना सकते हैं। 1 जो क्वेश्चन है उसका आंसर, जो आंसर है उसका क्वेश्चन। थर्ड वन, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव।
What determines the intensity of light in the photon picture of the light? फोटॉन थियरी एक्चुअली हमारे पास भी फिजिक्स में है आगे चैप्टर में, फोटॉन पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव। तो उसमें है क्लियरली बताया है सी के अंदर दैट एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी E इज इक्वल टू एन एच न्यू। व्हाट इज दिस एन? एन इज द नंबर्स ऑफ फोटॉन। As the numbers of incident photon, the frequency, the intensity gets increased, the energy get increased. अगर यहां पे इसका टोटल 10 होता है तो यहां पर 2 डाल दिया तो 20, 3 डाल दिया तो 30, 4 डाल दिया तो 40, मतलब ऐसे ऐसे फोटॉन्स उसके ऊपर इंसिडेंट होते रहेंगे और उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ फोटॉन्स। देख लेते हैं आंसर में क्या लिखा। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी instantly of the light in the photon picture is determined by the number of photon crossing and unit area per unit time. Intensity की definition है intensity I is equal to what? So intensity I is equal to energy upon area and time. Per unit area, per unit time, energy is called the intensity. That's it. बहुत easy समझे यार ये चैप्टर के 4, 5, 10 फॉर्मूला याद कर ली, बस खत्म काम। राइट, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर और एग्जांपल नंबर 10.3 विच इज ऑन पेज नंबर 366। राइट, क्या है? 2 स्लेट्स आर मेड 1 millimeter अपार्ट। 2 स्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी बोलेंगे, 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब 10 to the power -3 मीटर। राइट, and the screen is placed 1 meter away. Screen का distance D is equal to 1 meter. Right? What is the fringe separation when the blue-green light of wavelength 500 nanometer, lambda is equal to 500 nanometer, 500 10 raised to -9 meter, right, is used? So fringe स्पेसिंग आपको फाइंड आउट करना है। राइट, तो फ्रिंज स्पेसिंग यू कैन से बीटा, दिस बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। दैट्स इट। फॉर्मूला में वैल्यू रखिए और आंसर लेके आगे बढ़िए। स्मॉल डी 10 to the power -3, so it is 500 10 raised to -6 meter. This is your answer, my dear बच्चा पार्टी। राइट, अभी डेसिमल के साथ में बुक में दिया है, देखो। सो इट इज 500 10 raised to -4 मीटर, सॉरी 5 into 10 raised to -, so it is 5 into 10 raised to -4 into 10 raised to 3 millimeter। अभी गया, so it is 5 into 10 raised to -1, so it is 0.5 millimeter। okay, that's it, हो गई बात खत्म। क्या यार, आप भी छोटे छोटे समझे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 10.4। राइट, फिर से थियोरेटिकल आंसर। आपको ऐसा लग रहा है सर ये थ्योरी वाले आंसर भाई करना पड़ता है, पढ़ रहे हो ना। ओके, देखिए 10.4, इट इज ऑन द सेम पेज 366। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफियरेंस फ्रिंज इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन करना है अभी डॉक्टर बनने से पहले। मैथ्स वाले बोलेंगे सर कहाँ नहीं बनना है हमको, है ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी। सो यंग्स के एक्सपेरिमेंट में ये जो पूरा क्वेश्चन है वो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात याद रहे तो फिर काम बन जाएगा, है ना। सबसे पहले फर्स्ट वन इज द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम दी प्लेन ऑफ द स्लिट। राइट, तो थोड़ा डायग्राम में ड्रॉ कर दूं ताकि आपको इजी लगे। राइट, तो बच्चों ये है 2 स्लिट्स। राइट, दिस इज S1, दिस इज S2। विद दिस इज द स्क्रीन। राइट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा यू कैन से स्मॉल डी। वेवलेंथ तो एक ही रखनी है बच्चों, और बदलेंगे तो बदलेंगे। आपको क्या, आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको तो आंसर देते रहना है। दिस इज द मिडल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, और यू कैन से X, ये डिस्टेंस बनेगा X। राइट, बस चलते रहिए, हमारे साथ में बने रहिए।
So what happened when the wavelength is screen is moved away? If the screen is moved away like this, if D is increasing, then what is B? B is the समझाऊं मैं B क्या है? ये स्क्रीन जो है ना बच्चों, उसके ऊपर जो पैटर्न दिखेगी वो वाली पैटर्न की बात कर रहे हैं, लाइक दिस। ये जो पैटर्न मिल रही है ना उसके विड्थ की यहां से बात हो रही है। ओके, तो ऐसी बात, राइट। देन यहां पर, देन यहां पर, देन यहां पर, देन क्या होगा? तो एक सिंपल सेंटेंस में बताया जाए आपको, एज द डी इज इंक्रीजिंग, डी इज इंक्रीजिंग, तो बीटा इंक्रीज होगा। बीटा है क्या? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज। अगर ये बढ़ेगा तो ये जो फ्रिंज है उसकी विड्थ इंक्रीज होगी। ये कंसेप्ट हो गया। अभी लिखना कैसे? सी इट ऑन द पेज नंबर 367। एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट। एंगुलर मतलब एंगल का, राइट? ओके, क्योंकि अगर ये दूर जाएगा तो ये एंगल भी ऐसे बहुत जो कुछ भी चेंज होगा, तो ये भी चेंज हो रहा है। सो आर्क भी इंक्रीज हो रहा है, रेडियस भी इंक्रीज हो रही है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, राइट? ओके, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन डी। दिस लैम्बडा अपॉन डी इज कॉल्ड द एंगुलर डिफरेंस, और यू कैन से दैट द सेपरेशन। लिख दे यहां पर ताकि आपको मालूम पड़े। एंगुलर separation, that is equal to lambda by d. You are increasing this, so beta is increasing, right? The actual separation of the fringe increases in proportion to the distance of the screen from the plane of the two slits. Clear? जितना ये increase होगा उतना ये increase होगा। बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन, the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of the shorter wavelength. लैम्बडा डिक्रीज हो रहा है बच्चों, लैम्बडा डिक्रीज होगा तो बीटा डिक्रीज होगा, तो ये कम होगा, राइट? इससे भी बोल सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब सेपरेशन कम होगा। सी, द सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज एंड ऑल्सो एंगुलर सेपरेशन डिक्रीजेस, दैट्स इट, आंसर मिल गया। See, however, the condition mentioned in D below. देखते हैं D में क्या लिखा है, लेकिन डिक्रीज होगा, जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी, that's it. Number C, the separation between the two slit is increased. Separation between the two slit is increased. D को इंक्रीज किया जाता है, D को इंक्रीज किया जाता है। अगर ये इंक्रीज होगा तो बीटा, और ये डिक्रीज होगा, again it get decrease. So answer, the separation of the fringe and the angular separation decreases. This is your answer. फिर से वही condition. See, however, the condition mentioned in D is as below. Now number D, जो ऊपर दो बार बोला वो अभी आया। D में क्या पूछा? The source slit is moved closer to the double slit plane. फिर से, the source slit is moved closer to the double slit plane. फिर से एक बार, the source slit is moved closer to the double slit plane. source slit मतलब यहां पर एक स्लिट जो रखते हैं ना उसकी बात हो रही है। यहां पर जो एक स्लिट बनाई थी ऐसी वाली, और ये था बल्ब हमारे पास, राइट? तो और इसके बाद में यहां पर एक और स्लिट, एक और स्लिट, ये था, राइट? तो ये एस था हमारे पास, इसको नियर बाय ले जाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। लेट द साइज ऑफ द सोर्स, लेट द साइज ऑफ द सोर्स एंड एस इज द डिस्टेंस, लेट एस बी द साइज ऑफ द सोर्स एंड एस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स, राइट? ये साइज है और उसके साथ में एस बताया है, राइट? ओके, for interference fringes to be seen, the condition is that S upon S is less than lambda by D. To see the interference, this S upon this S is less than lambda upon D. Condition क्या है? First sentence पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। Let S be the size of the source,
and as is its distance from the plane of the two slits, this distance is the capital S. So you can see here, this is the S. For this, the condition is satisfied or not. So to view the fringes, you have to see this condition. That should be satisfied. Otherwise, interference pattern produced by the different part of the source overlap and no fringe are seen. Overlap भी हो सकती है, दिखाई भी नहीं दे सकती, right? Okay. Thus, as S decreases, that is the source slit brought closer, this one take near to it, right? Closer. The interference pattern gets less and less sharp. And when the source is brought too closer, this condition be valid. The fringe disappear. Finish हो जाएगी. Till this happens, the fringe separation remains fixed. अगर ये constant रहता है, तो ये ऐसी की ऐसी दिख रही है. Clear? Okay, बच्चों. Then the next question, that is E. The width of the source slit is increased. The width of the source slit is increased. This one. Since in the D, as the source slit width increases, fringe pattern gets less and less sharp. This is increasing. So this one is also changed. According to this one is also. Right? So, as the source slit increases, fringe pattern gets less and less sharp. When the source slit is so wide that the condition S upon S is less than or equal to lambda by D is not satisfied, the interference pattern disappears. ये दोनों आपको MCQ में मिलेंगे. गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, देख लेना. The next one, that is F. Okay, F में क्या पूछा है? The monochromatic source is replaced by a source of white light. White light मतलब सभी वेवलेंथ उसके अंदर है. मोनोक्रोमेटिक में सिर्फ एक थी, यहां पर सभी वेवलेंथ है. The interference pattern due to different component of the color while white light overlap the, you can say that the monochromatic incoherently मतलब दो टाइप के सोर्स बोले थे, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट. द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर द डिफरेंट कलर्स आर एट द सेम पोजीशन. मतलब यहां पर आपको एक व्हाइट फ्रिंज मिलेगी. क्यों? दोनों से आने वाली सभी लाइट रेज यहां पर एक साथ में आ जाएगी. तो आपको पता है 7 कलर कंबाइंड एंड विल फॉर्म 1 व्हाइट कलर. तो ऐसा मिलेगा. देयरफॉर द सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट फॉर पॉइंट P. ऐसा कोई पॉइंट यहां पर मैं बता दूं आपको डायग्राम से. दिस इज द पॉइंट P, राइट? So for point P, S2P minus S1P is lambda B by 2. Lambda B એટલે blue. Okay, so where lambda B, that is equal to 4000, represent the wavelength for the blue color. The blue color component will be absent and the fringe will appear of the red color. क्यों? तो blue 4000 वाला है, डिवाइड बाय 2 किया तो हो गया 2000 तो व्हाइट कलर है ही नहीं भाई, दिखेगा ही नहीं आपको. तो रेड क्यों दिखेगा? बताता हूं ना. Slightly further away from S2Q minus S1Q, that is lambda B, that is equal to lambda R by 2, where R is 8000. Its wavelength for the red color, the fringe will be predominantly blue. 4000 वाला दिखेगा, right? तो यहां पर जो दिख रहा है उससे ऊपर Q आ सकता है, उसके नीचे भी Q ले सकते हो, है कि नहीं? ओके, लेकिन यहां पर इसके ऊपर है. Thus, the fringe closest on the either side of the central white fringe is red and the farthest will appear as blue. Nearer one, red, दूर जाने वाला blue हो जाएगा. After few fringes, no clear fringe pattern will seen or is seen. Clear?
तो बस ये बात हुई, आपको ये अच्छे से रीड करना है और आपका कंक्लूजन इसके सामने आपके वर्ड में लिख दो, ताकि हर बार ये पूरा रीड करके दिमाग को स्ट्रेस नहीं डालना है, इजीली समझ लेना है। क्लियर बात? ओके बच्चे, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 nanometer. This lambda is equal to 589 nanometer. 589 into 10 raised to minus 9 meter is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of reflected ray? नंबर ए में पूछा है फॉर रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे में क्या हो सकता है? सो सेम वे, सो द फ्रीक्वेंसी सी, आपके पास फॉर्मूला है C is equal to lambda into nu. So therefore frequency nu is equal to C upon lambda. So बच्चों nu is equal to होगा क्या? C 3 into 10 to the power 8. लैम्बडा क्या है? सो लैम्बडा है 589 into 10 to the power minus 9. 3 divided by 589, 10 to the power 8 at 16 and 1 17. This is second minus 1 or you can say hertz. बस आप फाइंड कर लीजिए तो आपको इसका आंसर न्यू में कुछ ना कुछ तो मिलेगा. You can also write hertz, right? तो ये हो गया frequency. What about the wavelength? If the medium gets changed, then the wavelength gets changed, right? तो यहां पे सेम वेवलेंथ that you will get, that is equal to lambda is equal to 589 10 to the power minus 9 minus 9 meter, right? After the refracted ray, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन. नंबर बी फॉर रिफ्रैक्शन. तो ये रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों? सो आई कांट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन, refractive index, this mu of water that is equal to C upon V. मुझे V चाहिए, V is equal to C upon mu. The C is equal to, you can say that 3 into 10 to the power 8 and mu that is 1.33. So this is, you can say the speed is what? तो ये आपको उसकी स्पीड मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट? ना स्पीड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि आपको वेवलेंथ पूछा है. लाइट भी मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट, व्हाट इज द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड ऑफ द लाइट, तो ये आपको मिल गया. अभी आप इसके हेल्प से क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों? ये तीनों अननोन है नहीं. सो इन केस ऑफ यू कैन से द लाइट स्पीड रिमेन्स सेम. नो, एज द मीडियम गेट्स चेंज its speed is also, and frequency is remaining same. So if medium gets changed, nu is constant. जो nu यहां पर है वही आपको मिलेगा. So nu is equal to the same one. इसके अंदर चेंज नहीं होगा. और वो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या थी? सो फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली थी 5.093 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, राइट? तो यहां पर आपको 5.093 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. इसका सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर 17 सेकेंड माइनस 1 करके फिर मिलेगा ना. अभी न्यू हो गया, V हो गया, you can easily find out the lambda. So C is equal to, or you can say that V is equal to lambda into nu. So therefore this lambda is equal to what? So बच्चों therefore this lambda is equal to V upon nu.
v कितना है बच्चों, तो ये जो आंसर आएगा वो, और वो कितना हो सकता है वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, 5.093 10 to the power 14 and you can find out the answer and it is in meter. That's it. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप आपको अपने आप करिए तो मालूम पड़ेगा कि कैलकुलेशन होता क्या है। आई ना बात समझ में। एक्सरसाइज 10.2 प्यारे बच्चों क्या है? सो 10.2, what is the shape of the wavefront in each of the following cases? A light diverging from a point source. Very simple my dear friends. अगर point source में से light निकलेगा तो point source तो उसके आसपास आपको ऐसे, कैसे, spherical, you can say that these are the spheres. So spherical wavefront मिल सकते हैं, circular भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखोगे तो ये बनेगा ऐसे कुछ, राइट? ये हो जाएगा पॉइंट सोर्स। यू कैन ऑब्जर्व लाइक दिस, राइट? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ऑल आर दी पार्ट ऑफ द सर्कुलर, नो, ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्फीयरिकल वेवफ्रंट, राइट? दूसरा, light emerging out from of a convex lens when a point source is placed at its focus. मतलब B, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये उसका एफ, यहां पर ही सोर्स को लगा दिया बच्चों, तो होगा क्या? होगा ये कैसे रेज आएंगे इसके ऊपर। अगर रेज ऐसे आए तो उसको पैरेलल भेजना पड़ता है। सो ये वेव फ्रंट कैसा हो गया बच्चों? प्लेन, सभी रेज पैरेलल है, सो दिस विल फॉर्म अ प्लेन वेव फ्रंट, right? Or this one will form a spherical wavefront. अगर 2 डायमेंशन है तो वो हो जाएगा सर्कुलर वेवफ्रंट। फिर से 2 डायमेंशन है तो सर्कुलर वेवफ्रंट। थर्ड वन प्यारे बच्चों, द पोर्शन ऑफ द वेवफ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टिंक्ट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। बहुत दूर है यार, कितना सारा लाइट स्टार्स भेजते, यहां तक पहुंचते होता ही नहीं। तो ये सब कैसे होता? तो ये सब वेव फ्रंट इसका बहुत डिस्टेंस वाला पार्ट लेते हैं, देन दिस वन विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ द, यू कैन से, प्लेन वेव फ्रंट। सो हियर इन द केस ऑफ सी इट इज प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? बस, तो ऑल क्लियर है कि नहीं? आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। जो यहां तक देखते देखते फिजिक्स को अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचे, बहुत अच्छा काम किया है ना? ठीक है, ध्यान रखिए अपना फिजिक्स तैयार करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।